This portion of the news is brought to you by Ron Carter Cadillac. Hello and welcome. You're watching NTV Houston. This is Saira Chauhan. यूनाइटेड स्टेट्स में पहली बार एक ही दिन में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस सामने आए हैं। जी हां, 65,000 से ज्यादा कोरोना वायरस केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वहीं टॉप इन्फेक्शियस डिजीज एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फॉजी ने उम्मीद जताई है कि इस साल के एंड तक कोरोना वायरस की वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएगी और कैलिफोर्निया पर कुदरत की दोहरी मार। एक तरफ कोरोना वायरस केसेस में स्पाइक तो दूसरी तरफ वाइल्ड फायर। ये खबरें हम आपको दिखाएंगे और इसके अलावा और भी अहम खबरें डिटेल से देखेंगे, लेकिन पहले नजर हेडलाइंस पर। यूनाइटेड स्टेट्स में कोरोना वायरस का नया रिकॉर्ड। पहली बार एक ही दिन में 65,000 से ज्यादा केसेस आए सामने। टोटल केसेस 3.2 मिलियन के पार। कोरोना वायरस के चलते अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम लगातार 16th वीक में 1.3 मिलियन से ऊपर किए गए रिकॉर्ड। टॉप इन्फेक्शियस डिजीज एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फॉजी ने जाहिर की उम्मीद, कोरोना वायरस की वैक्सीन इस साल के आखिर या फिर साल 2021 की शुरुआत में कर ली जाएगी तैयार। कैलिफोर्निया में कुदरत की दोहरी मार। एक तरफ कोरोना वायरस केसेस में स्पाइक तो दूसरी तरफ वाइल्ड फायर। अब तक 4,112 वाइल्ड फायर इंसिडेंट्स हो चुके हैं रिपोर्ट। फाइनेंशियल रिकॉर्ड से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दिया अनोखा स्टेटमेंट। कहा, हॉक्स एंड पॉर्टिकल विच हंट फेल। और हॉलीवुड एक्ट्रेस नाया रिवेरा कैलिफोर्निया पेरू लेक से हुई लापता। 4 साल का बेटा बोट पर मिला अकेला। नाया रिवेरा के लेक में डूबने की जताई जा रही है आशंका। और अब न्यूज डिटेल से देखते हैं और बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स में कोरोना वायरस केसेस की। जी हां, अमेरिका में कोरोना वायरस नए नए रिकॉर्ड बना रहा है और अब नया रिकॉर्ड है पिछले 24 आवर्स में 65,000 से ज्यादा न्यू कोरोना वायरस केसेस का। जी हां, ऐसा पहली बार हुआ है। वहीं टोटल केसेस अब 3.2 मिलियन से ज्यादा है। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस से अमेरिका में हर तरफ कोहराम मचा है। पिछले 24 आवर्स में कोरोना वायरस के 65,000 से ज्यादा न्यू कोरोना वायरस केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अमेरिका में एक दिन में सबसे ज्यादा मरीज आने का ये नया रिकॉर्ड है। अमेरिका में पिछले कुछ हफ्तों से कोरोना वायरस के मामले खतरनाक तरीके से बढ़ रहे हैं। खासतौर पर देश के साउथ और वेस्ट हिस्सों में इन्फेक्शन तेजी से बढ़ रहा है। आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में देश के दूसरे हिस्से में भी हालात ऐसे ही हो सकते हैं। टॉप इन्फेक्शियस डिजीज एंथनी फॉजी ने माना है कि ये अमेरिका के लिए मुश्किल दौर है। अमेरिका में कोरोना के बढ़ने की मौजूदा रफ्तार अगर बरकरार रहती है तो 31 जुलाई तक 4 मिलियन से ज्यादा केस सामने होंगे। इसी तरह 15 अगस्त तक अमेरिका में 5 मिलियन केस सामने आ सकते हैं और वहीं नवंबर के लास्ट वीक में ये संख्या 1 बिलियन तक पहुंच सकती है। वहीं पिछले 7 डेज का डेटा देखा जाए तो हर रोज 52,000 से ज्यादा न्यू केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जो कि लास्ट वीक से 20.3% ज्यादा हैं। और वहीं कैलिफोर्निया, टेक्सास, फ्लोरिडा, ल्यूजियाना और एरिजोना में कोरोना वायरस केसेस में स्पाइक देखा जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ एपिसेंटर न्यूयॉर्क और नॉर्थ ईस्ट में सिचुएशन काफी हद तक कंट्रोल की जा चुकी है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि स्टेट वाइज कोरोना वायरस केसेस कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। और बात सबसे पहले न्यूयॉर्क की। न्यूयॉर्क में 425,000 से ज्यादा केसेस हैं। डेथ टोल 32,000 से ज्यादा। और वहीं सेकंड नंबर पर कैलिफोर्निया है। कैलिफोर्निया में 300,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस हैं। डेथ टोल 6,000 से भी ज्यादा। फ्लोरिडा अब थर्ड नंबर पर है। 244,000 से ज्यादा केसेस हैं और 4,000 से ज्यादा डेथ टोल, जबकि एक्टिव केसेस 11,000 से ज्यादा हैं यहाँ पर। टेक्सास अब फोर्थ नंबर पर है। 241,000 से ज्यादा केसेस हैं और 3,000 से ज्यादा लोगों की यहाँ पर जान जा चुकी है। वहीं न्यू जर्सी में हालात थोड़े सुधरे हैं। न्यू जर्सी में अब केसेस 177,000 से ज्यादा हैं। डेथ टोल 15,000 से ऊपर। और वहीं इलिनॉय में 151,000 से ज्यादा केसेस हैं। डेथ टोल 7,000 से ऊपर। और वहीं कोविड-19 पेंडेमिक के बीच यूनाइटेड स्टेट्स में अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन काफी खराब नजर आ रही है। यूनाइटेड स्टेट्स में इनिशियल वीकली अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स लगातार 16th वीक में 1.3 मिलियन से ऊपर रिकॉर्ड किए गए हैं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के मुताबिक पिछले हफ्ते टोटल 1.3 मिलियन न्यू एम्प्लॉयमेंट क्लेम्स फाइल किए गए हैं। कोरोना वायरस ने यूएस लेबर मार्केट को काफी बुरी तरीके से प्रभावित किया है, जिसकी वजह से मार्च और अप्रैल में वर्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट देखा गया है। वैसे देखा जाए तो अमेरिकन इकोनॉमी रीओपन होते ही लेबर मार्केट ने मई के बाद ग्रेजुअली रिकवर होना स्टार्ट किया था, लेकिन मई के आखिर से अब तक न्यू वीकली जॉबलेस क्लेम्स अभी भी 1 से 2 मिलियन के दरमियान रिपोर्ट किए जा रहे हैं। जून के तीसरे हफ्ते तक रिकॉर्ड 32.9 मिलियन अमेरिकन्स ने अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हासिल किए हैं।
अब कोरोना वायरस से जुड़ी एक उम्मीद भरी खबर। जी हां, अमेरिका के टॉप इन्फेक्शियस डिजीज एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फॉजी ने उम्मीद जाहिर की है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन इस साल के आखिर या फिर साल 2021 की शुरुआत तक तैयार हो जाएगी। डॉक्टर एंथनी फॉजी ने उम्मीद जताई है कि अर्ली साइंस काफी फेवरेबल नजर आ रहे हैं। उम्मीद यही है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन इस साल के आखिर तक तैयार हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो उम्मीद है कि 2021 की शुरुआत तक वैक्सीन बनकर तैयार होगी। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि बायोटेक्नोलॉजिकल कंपनी मॉडर्ना की वैक्सीन इस मंथ के आखिर में एडवांस्ड फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में एंटर हो जाएगी। डॉक्टर एंथनी फॉजी ने और क्या कुछ कहा, ये भी देखिए। We're really cautiously optimistic that things are moving along quite well with more than one candidate. There are a number of candidates that are in various stages of development. The one that you mentioned, Steve, the Moderna one that was helped developed here at NIH, will very likely be going into advanced phase 3 clinical trials by the end of this month of July. And then there are other candidates equally as promising in many respects that'll be coming in a little bit later. We do hope, given the favorable data that we've seen out of the phase 1 trials and in the animal data, that we be able to induce a response that you would predict would be protective. Obviously, as you well know, Steve, with any vaccine development program, you never can guarantee success of safety and efficacy, but the early signs are proving favorable. So we hope that by the end of this calendar year and the beginning of 2021, that we will have a vaccine that will be able to begin to deploy to people who need it. Obviously, the entire population, but with priorities for those who are most vulnerable. Well, Steve, I would hope we don't have to resort to shutdown. I think that would be something that is obviously an extreme. I think it would not be viewed very, very favorably, even by the states and the cities involved. So rather than think in terms of reverting back down to a complete shutdown, I would think we need to get the states pausing in their opening process, looking at what did not work well, and try to mitigate that. कैलिफोर्निया में कुदरत की दोहरी मार देखने को मिल रही है। एक तरफ कोरोना वायरस केसेस तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वाइल्ड फायर की टेंशन है। कैलिफोर्निया इस वक्त पीक वाइल्ड फायर सीजन में एंटर हो चुका है। इसका मतलब यह है कि स्टेट को अब दो खतरों का सामना करना पड़ेगा। एक तरफ बढ़ते कोरोना वायरस के केसेस, तो वहीं दूसरी तरफ वाइल्ड फायर की टेंशन। गवर्नर गेविन न्यूसम के मुताबिक कैलिफोर्निया में इस साल अब तक 4112 वाइल्ड फायर इंसिडेंट्स रिपोर्ट हो चुके हैं, जो कि 2019 के मुकाबले काफी ज्यादा हैं। और वहीं बढ़ते वाइल्ड फायर इंसिडेंट्स के बीच कैलिफोर्निया के सर पर कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस भी हैं। आपको बता दें कि कैलिफोर्निया में 300,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस हैं। गवर्नर गेविन न्यूसम का कहना है कि 2 वीक और 1 वीक पीरियड के दौरान वायरस का पॉजिटिव रेट 7.3% रहा है। उन्होंने बताया कि स्टेट हर रोज एवरेज 73 जिंदगियों को खो रहा है। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने ये रिमार्क नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में एक एयरफोर्स बेस पर ब्रांड न्यू कॉलफायर ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के सामने खड़े होकर दिया। चलिए इस हेलीकॉप्टर की खासियत भी आपको बताते हैं। ये हेलीकॉप्टर 3 गुना ज्यादा पानी स्टोर कर सकता है, जो कि ये हेलीकॉप्टर से 14% ज्यादा तेज है। As we enter into July, August, September, extending into October, and as has become the norm now, not the exception, even November, we refer to this time of season peak wildfire season. We have had to date, at least through July 5th of this year, from January to July 5th, some 4,112 wildfires. That represents a significant increase over last year. I wanted to start out with kind of what we're looking at. We are now at the point of turning the corner. We are in peak fire season. I want to encourage everybody in the same spirit of responsibility as it relates to mitigating the transmission of COVID-19 to see what we can do to mitigate the loss of lives and property by focusing on evacuation plans, focusing on the needs to do the kind of, just work at the house to create some defensible space between yourself and some of the wild land and the interface that you may be residing in, and obviously do more to harden your home and protect yourselves, protect your loved one as we move into fire season, peak fire season. तो नेक्स्ट न्यूज, फ्लोरिडा के हॉस्पिटल्स का बुरा हाल है। जी हां, कोरोना वायरस केसेस तेजी से आ रहे हैं और लगातार
हॉस्पिटल्स के बेड फुल होते जा रहे हैं। मियामी के जैक्सन साउथ मेडिकल सेंटर में आईसीयू रन करने वाले डॉक्टर एंड्रयू का कहना है कि हॉस्पिटल में आईसीयू बेड कैपेसिटी बढ़ा दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी पेशेंट्स तेजी से आ रहे हैं। टोटल केसेस की बात की जाए फ्लोरिडा में तो 244,000 से ज्यादा है, डेथ टोल 4,000 से ऊपर और एक्टिव केसेस 12,000 से भी ज्यादा है। फ्लोरिडा में कोविड-19 पेशेंट्स को डील करने के लिए डॉक्टर्स और नर्सेस काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। मियामी के जैक्सन साउथ मेडिकल सेंटर में आईसीयू रन करने वाले डॉक्टर एंड्रयू पेस्टविस्की का कहना है कि हॉस्पिटल में आईसीयू बेड कैपेसिटी ऑलरेडी बढ़ा दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी पेशेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं। फ्लोरिडा में कोरोना वायरस केसेस की वजह से हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। फ्लोरिडा के हालातों के बारे में बता रहे हैं डॉक्टर एंड्रयू। In all honesty, we don't feel like we're moving anywhere positive in the right direction. We felt good for a while. We were able to close down the COVID ICU. We had all the COVID patients in one floor. We felt like we had our handle on it, that we were going to be able to deal with this. We knew it would be a chronic issue, but we had our 24-bed COVID floor. It was going to be all we needed. And then this came. And then we had to open up a second floor and the third floor. And now we're into a fourth and fifth floor. And we don't see it getting any better. My team is getting pulled in every direction. It's getting hard on us. And it's not getting easier. We're going to try adding another person to our group during the day, so we'll have extra people here. But the workload keeps increasing, and when the end result continues to be poor, which is not what we're seeing. We're having some good cases, and we're discharging people, and we have people that we've turned around. But, you know, when you lose a 49-year-old who came in, told the nurse on day one, I don't think I'm leaving this hospital, and he was right. That kind of story just really makes getting up in the dark and getting to work very difficult. It's not just affecting the elderly, it is affecting everyone, and clearly it's the younger people who are going out and not being safe. A simple mask decreases transmission rate from 75% to 1% if everybody's wearing masks. और वहीं टेक्सास और ह्यूस्टन में कोरोना वायरस की वजह से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। खुद ह्यूस्टन मेयर सिल्वेस्टर टर्नर का कहना है कि ह्यूस्टन समेत पूरे टेक्सास में कोरोना वायरस पेंडेमिक बेकाबू हो चुका है। ह्यूस्टन मेयर सिल्वेस्टर टर्नर ने यह भी कहा कि अगले कुछ वीक्स में डेडली कोरोना वायरस के फैलाव को स्लो करने की जरूरत है और इसके लिए ह्यूस्टोनियंस को साथ आने की जरूरत है। ह्यूस्टन हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक एक ही दिन में ह्यूस्टन सिटी में 412 न्यू कोरोना वायरस केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद सिटी में टोटल कंफर्म्ड केसेस की तादाद 26,000 से भी ज्यादा है। वहीं हेल्थ डिपार्टमेंट में 5 कोविड-19 पेशेंट्स की डेथ भी कंफर्म की है। सिचुएशन पर कमेंट करते हुए ह्यूस्टन मेयर सिल्वेस्टर टर्नर ने कहा कि नंबर्स रॉन्ग डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगले कुछ वीक तक हमें अपने एक्शंस पर नजर रखने की जरूरत है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि आईसीयू बेड्स की जरूरत को देखा जाए तो सिटी इस वक्त फेज 2 में है। वहीं उन्होंने लोगों से एक बार फिर घरों में रहने, रिमोटली काम करने और पब्लिक स्पेसेस में मास्क पहनने की अपील की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर डेविड पर्स, फायर चीफ और इसके अलावा पुलिस चीफ भी ह्यूस्टन मेयर सिल्वेस्टर टर्नर के साथ मौजूद रहे। ह्यूस्टन में कोरोना वायरस की वजह से हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। ह्यूस्टन एरिया के टोटल कोरोना वायरस केसेस अब 65,000 से ज्यादा हैं, डेथ टोल 728 और इसके साथ ही साथ 24,000 से ज्यादा लोग रिकवर भी हुए हैं। और वहीं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ टेक्सास ने सिटी ऑफ ह्यूस्टन में पार्टी के इन पर्सन कन्वेंशन की कैंसलेशन का फैसला कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। अथॉरिटीज की तरफ से जॉर्ज आर ब्राउन कन्वेंशन सेंटर में नेक्स्ट वीक होने वाला ये कन्वेंशन कोरोना वायरस सिचुएशन की वजह से कैंसिल कर दिया गया था। ह्यूस्टन मेयर सिल्वेस्टर टर्नर ने जॉर्ज आर ब्राउन कन्वेंशन सेंटर में नेक्स्ट वीक होने वाला कन्वेंशन कैंसिल कर दिया था, जिसके बाद रिपब्लिकन पार्टी ऑफ टेक्सास ने सिटी ऑफ ह्यूस्टन में पार्टी के इन पर्सन कन्वेंशन की कैंसिलेशन का फैसला अब कोर्ट में चैलेंज किया है। मेयर सिल्वेस्टर टर्नर के खिलाफ सेम इश्यू पर फाइल होने वाला ये दूसरा लॉ सूट है। वेडनेसडे को जॉर्ज आर ब्राउन कन्वेंशन सेंटर के ऑपरेटर ह्यूस्टन फर्स्ट कॉर्पोरेशन ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफिशियल्स को एक लेटर के जरिए इवेंट कैंसिल के बारे में जानकारी दी थी। ह्यूस्टन फर्स्ट कॉर्पोरेशन ने यह स्टेप ह्यूस्टन मेयर सिल्वेस्टर टर्नर की रिक्वेस्ट पर उठाया था। थर्सडे इवनिंग दोनों साइड से लॉसूट हैरिस काउंटी जज लैरी वेमेन के सामने पेश किया गया। इस दौरान जज वेमेन ने रिपब्लिकन की टेम्पररी रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर की रिक्वेस्ट डिनाई कर दी है। और अब एक और अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ा फैसला सुनाया था,
जिसमें कहा गया था कि न्यूयॉर्क से ताल्लुक रखने वाले प्रोसिक्यूटर प्रेसिडेंट ट्रंप के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हासिल कर सकते हैं। अब फाइनेंशियल रिकॉर्ड से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनोखा स्टेटमेंट दिया है। जी हां, उन्होंने कहा है कि दोनों रूलिंग एक हॉक्स और पॉलिटिकल विच हंट हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में रिपोर्टर्स से बात करते हुए कहा कि एक पॉइंट पर वो सेटिस्फाइड हैं, जबकि दूसरी तरफ वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हैं। उन्होंने कहा ये ऐसा पॉलिटिकल विच हंट है जो कि पहले कभी नहीं देखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि न्यूयॉर्क से ताल्लुक रखने वाले प्रोसिक्यूटर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हासिल कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट ने डेमोक्रेटिक लेड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को सिमिलर डॉक्यूमेंट्स ऑब्टेन करने से फिलहाल रोक दिया है। ये मामला अब लोअर कोर्ट्स में सुनाया जाएगा। इससे पहले ट्रंप ने रूलिंग को लेकर ट्विटर पर लिखा था नॉट फेयर, और वहीं उनके लॉयर्स ने फाइट जारी रखने का भी ऐलान किया है। और वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को व्हाइट हाउस ने विक्ट्री करार दिया है। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कायली मैकेनी का कहना है कि काफी साफ साफ नजर आ रहा है कि ये प्रेसिडेंट की जीत है। Well, the rulings were basically starting all over again, sending everything back down to the lower courts, and you start all over again. And so, from a certain point, I'm satisfied. From another point, I'm not satisfied because, frankly, this is a political witch hunt, the likes of which nobody's ever seen before. It's a pure witch hunt. It's a hoax, just like the Mueller investigation was a hoax that I won, and this is another hoax. This is purely political. I win at the federal level, and we won very decisively, and so they send it into New York. And you know what's going on in New York. Everyone's leaving. It's turned out to be a hellhole, and they better do something about it because people are leaving New York. But this is a political witch hunt. It just continues. It's been from before I got here, when Obama and Biden and everybody else was spying on my campaign illegally. They were illegally spying on my campaign. And that's a very grave crime. It's the biggest political crime in the history of our country. And I want to thank the Hispanic Americans for being with me. You're great people. Thank you very much. और वहीं हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी ने कहा है कि डेमोक्रेट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को इन्वेस्टिगेट करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हासिल करने के लिए लोअर कोर्ट्स में कोशिश जारी रखी जाएगी। So here we are. The Supreme Court, including the president's appointees, have declared that he is not above the law. The path that the Supreme Court has laid out is one that is clearly achievable by us in the lower court, and we will continue to go down that path. The decision enables to enable the Trump administration's I don't know what they're even saying about it. I hear he's tweeting one thing and then the other people are saying another. But whatever it is, it's not good news for the President of the United States. It is a path that we will take. और वहीं एक लीगल एनालिस्ट का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट रूलिंग से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जीत तो हुई है, लेकिन वहीं यूएस प्रेसिडेंसी की हार हुई है। मिशिगन लॉ स्कूल प्रोफेसर रिचर्ड लैम्पर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद को काफी बेहतर तरीके से इस केस से बाहर कर लिया है। They both may be decided by summarizing, saying, in a way, the presidency lost, but Trump won. The Supreme Court acquitted itself well. It ruled that presidential papers may, under certain conditions, be subpoenaed. But each of its rulings allows for further litigation and pretty much ensures we won't learn anything about what is in the papers until after the election, if we ever do. In the Vance case, which is the federal grand jury subpoena for his papers, the issues about whether or not the federal grand jury could subpoena the president were decided entirely in favor, not the federal grand jury, the New York grand jury, were decided entirely in favor of New York. There is no immunity, nor is there any special standard that the president can demand simply because a grand jury is subpoenaing his papers rather than those of an ordinary citizen. So in that sense, the court decided there are no special privileges in the president. On the other hand, the court also said that there may be specific objections on constitutional or other grounds
like harassment, that can be made to individual subpoenas. And they sent the case back so that the president and his attorneys could make arguments pertaining to those issues. और अब खबर जॉर्ज फ्लॉयड से जुड़ी हुई है। दरअसल मिनियापोलिस पुलिस कस्टडी में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद यूनाइटेड स्टेट्स और दुनिया की डिफरेंट कंट्रीज में रेशियल जस्टिस और पुलिस रिफॉर्म के लिए आवाज उठाई गई। यूएस में ब्लैक लाइव्स मूवमेंट ने काफी जोर पकड़ा और पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर कुछ स्टेप्स भी उठाए गए, लेकिन इस मूवमेंट में प्रो स्लेवरी कन्फेडरेसी मॉन्यूमेंट्स और सिंबल्स प्रोटेस्टर्स के निशाने पर आ गए। मिनियापोलिस पुलिस कस्टडी में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद यूनाइटेड स्टेट्स और दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज में रेशियल जस्टिस और पुलिस रिफॉर्म के लिए आवाज उठाई गई। यूएस में ब्लैक लाइव्स मूवमेंट ने काफी जोर पकड़ा और पुलिस रिफॉर्म को लेकर कुछ स्टेप्स भी उठाए गए, लेकिन इस मूवमेंट की वजह से प्रो स्लेवरी कन्फेडरेसी मॉन्यूमेंट्स और सिंबल्स प्रोटेस्टर्स के निशाने पर आ गए। मामले पर कांग्रेशनल हियरिंग में बात करते हुए चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मिले ने कहा कि मिलिट्री को कन्फेडरेसी सिंबल पर गहरी नजर डालनी होगी। उन्होंने मामले की जांच के लिए एक कमीशन बनाने का मशवरा भी दिया है। इससे पहले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कॉन्फेडरेट लीडर के नाम पर मौजूद मिलिट्री बेसिस के नाम बदलने से साफ इनकार कर दिया था। जनरल मिले ने बताया कि कुछ बेसिस को कॉन्फेडरेट जनरल्स का नाम देना एक पॉलिटिकल फैसला था और अब इनके नाम बदलने के लिए भी डिसीजन पॉलिटिकल ही होगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मिलिट्री का सारा फोकस अब यूनिटी पर होगा। और क्या कुछ उन्होंने कहा, देखिए। The symbols of it's not just the, we have to improve the substance of promotions, et cetera, in the military, but we've also got to take a hard look at the symbology, the symbols, things like Confederate flags and statues and bases and all that kind of stuff. The Confederacy, the American Civil War was fought, and it was an act of rebellion. It was an act of treason at the time against the Union, against the Stars and Stripes, against the U.S. Constitution. And those officers turned their back on their oath. Now, some have a different view of that. Some think it's heritage. Others think it's hate. The way we should do it matters as much as that we should do it. So we need to have, I've recommended a commission of folks to take a hard look at the bases, the statues, the names, all of this stuff, to see if we can have a rational, mature discussion. I personally think that the original decisions to name those bases after Confederate generals, the 10 bases you're talking about in the Army, those were political decisions back in the 1910s and 20s and 30s and World War I, World War II time, for 100 years ago. And they're going to be political decisions today. The military equity here is divisiveness. And as you mentioned, cohesion. 43% of the United States military. और अब खबर हॉलीवुड की दुनिया से जो कि चौंकाने वाली है। हॉलीवुड एक्ट्रेस नया रिवेरा कैलिफोर्निया के पेरू लेक में अपने बेटे के साथ बोट पर गई थी, लेकिन कुछ ही वक्त बाद वो वहां से लापता हो गई। बोट पर उनका 4 साल का बेटा अकेला मिला। हॉलीवुड स्टार नया रिवेरा के लापता होने की खबर ने इंडस्ट्री में सबको हैरान कर दिया है। रिवेरा कई हॉलीवुड फिल्मों में नजर आ चुकी हैं और अपनी हिट म्यूजिकल सीरीज ग्ली को लेकर काफी फेमस रही हैं। दरअसल वेडनेसडे दोपहर को रिवेरा का 4 साल का बेटा कैलिफोर्निया के पेरू लेक में एक रेंटेड बोट पर अकेला पाया गया। रिवेरा के डूबने की आशंका भी जताई जा रही है। वहीं उन्हें सर्च करने का काम भी लगातार जारी है। बताया गया है कि उन्होंने दोपहर में 3 घंटे के लिए ये बोट रेंट पर ली थी। उनके साथ उनका बेटा भी था। जब बोट वक्त पर वापस नहीं लौटी तो वहां के स्टाफ उस बोट तक पहुंचे जहां उन्हें उनका बेटा तो मिला, लेकिन नया लापता थी। We presume that she went in the water, but right now we haven't located her on any shoreline or anything like that. It is still an active search, but the reality is the story that we got was that she went in the water. She was swimming with her son. He came out of the water. She did not. और आपके शहर में मौसम का हाल क्या रहने वाला है, इसके लिए देखिए वेदर अपडेट्स।
That's all for now. This is Sarah Chauhan signing off. Stay tuned with NTV Houston.